हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम गणित शिक्षण विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम सभी शिक्षण विधियां कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गणित शिक्षण विधियों से कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इस वीडियो की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण विधियों से ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण रोचक बन जाता है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में लगा रहता है, शिक्षक सरल और प्रभावशाली हो जाता है, शिक्षण और उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण विधियों का जो छात्रों को पढ़ाते समय प्रयोग किया जाता है, विभिन्न शिक्षण विधियों का, उससे जो शिक्षण होता है वह रोचक और बच्चों को रुचिपूर्ण हो जाता है। उससे छात्रों का ध्यान भी पढ़ाई में लगने लगता है और जो शिक्षण होता है वह सरल हो जाता है और प्रभावशाली भी हो जाता है। शिक्षण विधियों का प्रयोग करके जो शिक्षण कराया जाता है वह ज़्यादा प्रभावशाली होता है, बच्चों को उससे अच्छे समझ में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वह किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन या प्रदर्शन? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वह संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। संश्लेषण विधि का होती क्या है? संश्लेषण विधि का शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग भागों को जोड़ना। जैसे कोई समस्या है उसको हल करने के लिए कई विधियों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधियों से, प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं वहाँ अध्यापक जो शिक्षण विधियाँ प्रयुक्त करते हैं उससे क्या होता है? विद्यार्थियों में सृजनात्मकता उत्पन्न होती है, विद्यार्थियों में रटने की क्षमता उत्पन्न होती है, लिखने की कला उत्पन्न होती है, बोलने व सुनने की क्षमता उत्पन्न होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर क्या होना चाहिए शिक्षण विधियों से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता उत्पन्न होनी चाहिए। अध्यापक जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग करें उनसे विद्यार्थियों में क्या उत्पन्न होनी चाहिए? सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा है पैदा नहीं होगी। क्या करने से? बच्चों को पूरे समय पढ़ाई पर व्यस्त रखने से, एक भी समय वह इधर उधर ना कर पाएँ। ऑप्शन नंबर ए है, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो राइट है, अगर उन्हें दिन भर पढ़ाने में लगाए रहेंगे तो गृह कार्य उनको देना नहीं पड़ेगा। बी, स्कूलों छात्रों के स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। छात्र जो होंगे उनको स्कूल के बाद ट्यूशन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये भी राइट है, क्योंकि दिन भर जब वो स्कूल में पढ़ते ही रहेंगे तो ट्यूशन की क्या ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। बच्चों को अगर दिन भर व्यस्त रखा जाएगा किसी चीज़ में तो अनुशासनहीनता करने का उनको वक्त ही नहीं मिलेगा। ये भी राइट है। यहाँ पर पूछा है कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। ये बिल्कुल गलत है। अगर दिन भर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, सिर्फ पढ़ाया ही जाएगा, तो पढ़ने के प्रति उनकी जो रुचि होगी वह कम हो जाएगी, पढ़ने में उनका मन नहीं लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कमी नहीं आएगी बल्कि कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऐसा? क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। तो जो अच्छे शिक्षक होते हैं उनको शिक्षण विधियों का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है और उससे बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। आगमन विधि, निगमन विधि, ये सभी विधियाँ बताई गई हैं। तो आगमन विधि क्या होती है? जिसमें पहले उदाहरण बताए जाएं और बाद में उन्हीं उदाहरणों से सूत्र या नियम निकल कर आ जाए। तो आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगमन विधि जो होता है उदाहरण से नियम की ओर जाता है। उदाहरण जो होते हैं वे ज्ञात होते हैं और नियम जो होता है वह अज्ञात होता है। तो इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर किया जाता है, क्योंकि उदाहरण जो होते हैं वह स्थूल होते हैं। आगमन निगमन विधियाँ जब बताई गई थी तो वहाँ पर ये चीज़ें बताई गई थी कि क्या स्थूल, क्या अज्ञात और क्या होता है। तो जो उदाहरण होते हैं वह ज्ञात होते हैं और स्थूल होते हैं और उदाहरण होते हैं। तो मतलब आगमन विधि में किन किन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। तो यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात की ओर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगमनात्मक एवं निगमनात्मक शिक्षण विधियाँ हैं। आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि है उदाहरण से नियम की ओर और निगमन विधि है नियम से उदाहरण की ओर। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हैं? पृथक हैं एक दूसरे से, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे की पूरक हैं या एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। देखिए हैं तो ये एक दूसरे के विपरीत, क्योंकि आगमन में पहले उदाहरण बाद में नियम और निगमन में होता है पहले नियम बाद में उदाहरण। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये होंगी एक दूसरे की पूरक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगमन और निगमन विधियाँ दोनों एक दूसरे की पूरक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यताओं का विकास करना। अगर बाल केंद्रित बच्चों के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षण करवाया जाएगा तो वह मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता का उनमें विकास होगा। तो ये तो राइट है। बी देखते हैं, छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करना, ये भी राइट होगा। सी, छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करना। अगर बच्चों के अनुसार शिक्षण कराया जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षण होगा तो उनमें आत्मनिर्भरता आएगी। तो सी भी राइट है। तो इसमें पूछा है विधियों का उद्देश्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि चलती है। कैसे चलती है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, उपरोक्त सभी। तो निगमन विधि में क्या बताया गया है कि नियम से उदाहरण की ओर। नियम जो होते हैं वह अज्ञात होते हैं और उदाहरण ज्ञात होता है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये राइट है। नियम जो होते हैं सूक्ष्म होते हैं, छोटे नियम होते हैं, उदाहरण बहुत बड़े बड़े बताए जाते हैं जिससे फिर नियम निकल कर आता है। तो नियम सूक्ष्म हो गए और उदाहरण स्थूल हो गया। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये भी राइट हो जाएगा। सी है सामान्य से विशिष्ट की ओर। नियम जो होते हैं वह सामान्य होते हैं। ऐसे समझिए से कि किसी भी अगर कोई क्वेश्चन है उसका आपको नियम या फार्मूला पता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सामान्य रूप से हल कर सकते हैं। तो नियम हो गया आपका सामान्य, और अगर उसे उदाहरणों के माध्यम से कई तरह से हल करना पड़ेगा तो वो विशिष्ट हो जाएगा। तो नियम से उदाहरण की ओर क्या हो गया? सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका सी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तीनों ही राइट हैं। तो निगमन विधि चलती है, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही सूत्रों का प्रयोग निगमन विधि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि का प्रमुख दोष है। अब देखिए, दोष भी बताए गए थे, गुण भी बताए गए थे। तो निगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है? समय की बर्बादी, सत्य परीक्षण में असफलता, रटने की आदत डालना, कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? निगमन विधि में होता है फार्मूला बता दिया जाता है जिससे बच्चे जो होते हैं उसको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। जब तक वो फार्मूला याद रहेगा तब तक वो समस्या को हल कर लेंगे। जब वो भूल जाएगा तो वो समस्या को नहीं हल कर पाएंगे। तो निगमन विधि जो होती है वह रटने की आदत पर बल देती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं होती क्योंकि फार्मूला याद करके तुरंत रख दिया जाता है। इसका जो परीक्षण होता है, जो इससे सॉल्यूशन प्राप्त होता है वह भी सही होता है। ऐसा नहीं होता कि अलग अलग बच्चों का अलग अलग प्राप्त हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण देने के बाद नियम निकलवाने वाली विधि है। अब इसमें देखिए कह रहा है उदाहरण से नियम की ओर। कौन सी विधि बताई गई थी? आगमन, निगमन, विकासात्मक या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? उदाहरण से नियम की ओर। यह है आगमन विधि। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब शिक्षक अति सक्रिय हो तथा छात्रगण निष्क्रिय हों और केवल श्रोता मात्र ही हों तो ऐसी पद्धति को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है यहाँ पर? जब केवल शिक्षक सक्रिय हो, शिक्षक ही कार्य कर रहा हो, लेकिन जो छात्र हैं वह निष्क्रिय रूप से एक श्रोता मात्र के रूप में बैठे हों, सिर्फ सुन रहे हों और शिक्षक कार्य कर रहा हो और छात्र सिर्फ सुन रहे हों, तो ऐसी पद्धति को क्या कहते हैं? व्याख्यान पद्धति, असाइनमेंट पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, उपरोक्त में से कोई नहीं।
अब यहाँ पर देखिए असाइनमेंट बच्चों को दिया जाता है, वह उसे तैयार करते हैं, तो वे निष्क्रिय श्रोता तो होते नहीं है बल्कि वह कार्य करते हैं उसमें। प्रोजेक्ट विधि में भी बच्चों को दिया जाता है और प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्याख्यान विधि में शिक्षक केवल व्याख्यान देते रहते हैं और छात्र चुपचाप श्रोता बने रहते हैं, मतलब चुपचाप सुनते रहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी व्याख्यान विधि को चाक एंड टॉक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्यान विधि का प्रयोग किस परिस्थिति में करने पर वह अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी। अब व्याख्यान विधि का उपयोग भी बताया गया था, किन किन परिस्थितियों में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है जब शिक्षक किसी नवीन या जटिल पाठ को प्रारंभ करने जा रहा हो। तो ये बताया गया था किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पहले व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो राइट है ऑप्शन नंबर बी। जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहता हो, जैसे शिक्षक किसी प्रमेय या किसी सिद्धांत को की व्याख्या करना चाहता है, तब भी वह व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकता है। तो ये भी राइट होगा। सी है जब शिक्षक किसी प्रदर्शन की व्याख्या करने में रुचि रखता हो। तो यहाँ पर भी क्या है, व्याख्या करना, किसी प्रदर्शन की व्याख्या करने में जब शिक्षक रुचि रखता हो तब भी वहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो वह उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसके ए, बी और सी तीनों ही राइट हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामूहिक शिक्षण प्रायः क्या होता है। शिक्षक छात्र संपर्क कम करता है, कक्षा केंद्रित होता है, व्यक्तिगत भेद का पालन नहीं करता है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सामूहिक शिक्षण समूह में जब कई बच्चों को एक साथ में शिक्षण कराया जाता है तो शिक्षक छात्र जो संपर्क है उसको कम करेगा, क्योंकि शिक्षक जो होगा प्रत्येक बच्चे से अलग अलग संपर्क नहीं कर पाएगा। समूह में शिक्षण हो रहा है तो सब में एक जैसा ध्यान देगा, तो ये राइट है। कक्षा केंद्रित होता है, अब समूह में जब शिक्षण पूरी कक्षा को कराया जाता है तो वहाँ पर बालकों को ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि पूरी कक्षा को लेकर चला जाता है, तो वह सिर्फ बाल केंद्रित नहीं कक्षा केंद्रित होता है, ये भी राइट है। व्यक्तिगत भेद का पालन नहीं करता, समूह में शिक्षण कराया जा रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि वह एक एक व्यक्ति के भेद को ध्यान रखे और उनके अनुसार शिक्षण कराए, सभी को सामूहिक रूप से एक ही तरह शिक्षण कराया जाएगा, तो ये भी राइट है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धांत लागू होता है, यहाँ पर होगा खोज निकालने के लिए। तो ये सिद्धांत किस पर लागू होता है, निगमन विधि, आगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूरिस्टिक विधि। या इसी को अनुसंधान विधि कहते हैं, इसी को खोज विधि कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि बच्चे को कम से कम बताना चाहिए और उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए जिससे वह स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित हों। ह्यूरिस्टिक विधि किसने दिया था, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई वस्तु अपने आयतन के बराबर जल बाहर निकालती है, यह नियम बताने के बाद कई प्रयोगों के द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है। शिक्षण की यह विधि है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कोई वस्तु अपने आयतन के बराबर जल बाहर निकालती है, यह नियम बता दिया गया है। यह नियम होता है कि कोई वस्तु जो होती है तो अपने आयतन के बराबर जल बाहर निकलती है, मतलब जल में जब उसे डाला जाता है तो उसका जो आयतन होगा उसके बराबर जल ऊपर आ जाएगा। तो ये नियम पहले बता दिया गया बच्चों को, उसके बाद कई प्रयोग करके इसको सिद्ध किया गया। तो इस शिक्षण की ये कौन सी विधि है, पहले नियम बता दिया गया, उसके बाद प्रयोगों या उदाहरण के माध्यम से उसको सिद्ध किया गया, मतलब नियम से उदाहरण की ओर। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निगमन विधि होती है, पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरणों या प्रयोगों के माध्यम से उसको सिद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषण विधि का उदाहरण है। पाठ का सारांश लिखना, समस्या के कारणों को जानना। संश्लेषण विधि क्या होती क्या है, अलग अलग भागों को जोड़ना। तो जब पूरे पाठ को पढ़ने के बाद उसको सारांश रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे भागों को सारांश रूप में हम एक करेंगे या जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, समस्या के कारणों को जानना। कोई समस्या है, जब उसके सभी भागों को हम जोड़ेंगे तब उसके कारणों को जान पाएंगे, तो ये भी राइट होगा। सी, प्रयोगों के आधार पर नियम व सिद्धांत प्रतिपादित करना। तो संश्लेषण के विधि का उदाहरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संश्लेषण विधि के ये तीनों ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह विधि जो देखो, सुनो और समझो पर आधारित है, कौन सी विधि है। प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, विश्लेषणात्मक विधि या संश्लेषणात्मक विधि। इसका राइट आंसर क्या होगा,
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रदर्शन विधि है जो देखो, सुनो और समझो तीनों सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे जब किसी चीज़ का प्रदर्शन होगा तो सामने वाला जो होगा उसको देखेगा और वह जो बोलेंगे उसको सुनेगा भी और उसे समझेगा भी। तो देखो, सुनो और समझो पर आधारित है प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? खोज विधि अनुसंधान विधि जो भी पीछे बताई गई, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक, डिवी या स्किनर। इसका राइट आंसर तुरंत बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि का उपयोग है, क्या उपयोग है निगमन विधि का? मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना या सूत्र का प्रयोग करना। और निगमन विधि में होता क्या है? नियम से उदाहरण की ओर, मतलब निगमन विधि जो होती है उसमें सिर्फ सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूत्र का प्रयोग करके किसी भी समस्या को सॉल्व कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। अब आगमन विधि का क्या दोष है? ज्ञान अस्थायी होता है, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, विषय नीरस हो जाता है, आत्मनिर्भरता कम होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निगमन विधि का जो आगमन विधि का जो प्रमुख दोष है वह है ज्ञानार्जन इसमें बहुत धीमी गति से होता है, क्योंकि आगमन विधि में पहले बहुत सारे उदाहरण बताए जाते हैं और उसके बाद उसी से नियम निकाला जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ज्ञानार्जन जो होता है बहुत धीमी गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक कोई नहीं। तो गणित के जो नियम व निष्कर्ष होते हैं वे कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? प्रयोगशाला विधि जो होती है किस विधि का विस्तृत रूप होती है? इकाई विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या आगमन विधि। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगमन विधि का प्रयोगशाला विधि विस्तृत रूप होती है। पहले विभिन्न उदाहरणों, आगमन विधि क्या होती है? उदाहरणों के माध्यम से नियम निकलवाना, ऐसे ही प्रयोगशाला विधि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि या निगमन विधि। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक जो अध्यापक है अवरोही क्रम तो उसे पता है, मतलब घटते हुए क्रम में उसी का अनुसरण करके क्या कर रहा है? वह कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसे अवरोही क्रम नियम तो पता है कि कैसे अवरोही क्रम किया जाता है, तो उसी नियम का वो प्रयोग कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? निगमन विधि। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय की विशेषता है, क्या विशेषता है? तर्कपूर्णता, परिणाम की निश्चितता, शुद्धता या सभी। तो गणित विषय जो होता है तर्क पर आधारित होता है, राइट है। परिणाम इसके निश्चित होते हैं, ये भी राइट है। और ये शुद्ध होते हैं, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गणित विषय की विशेषता ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। किस किस की क्षमता? चिंता की, बोध की, तर्क शक्ति और विश्लेषण, ये सभी क्षमताएं बढ़ाने वाला कौन सा विषय है? गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल या भाषा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। गणित के जो निष्कर्ष होते हैं वे सभी के लिए मान्य होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सबके विचार का आदर करते हैं, ये तर्क पर आधारित हैं, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गणित के जो नियम होते हैं ये तर्क पर आधारित होते हैं। डी कभी मत लगाइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके विचारों का आदर करें और ना ही परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, ये तर्क पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक प्रभावशाली जो शिक्षण सामग्री है वह होती है प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष मतलब सम्मुख, बच्चों के सामने से कोई अनुभव उन्हें प्रदान करना, उनके आसपास की चीज़ों से, उनके परिवेश से जब उन्हें कोई अनुभव प्रदान होगा तो वह काफ़ी टाइम तक चलेगा, स्थिर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है। मनुष्य के जीवन में कहाँ गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? सांस्कृतिक क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में,
आर्थिक क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित का जो सर्वाधिक प्रयोग होता है वह सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? क्या कह रहा है कि जैसे कोई ये वृत्त है, इसका व्यास और ये परिधि, इनमें अगर संबंध स्थापित करना है तो कौन सी विधि सहायक होगी? संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगशाला विधि। जब प्रयोग करके बच्चों को दिखाएंगे कि वृत्त की परिधि कितनी है और उसका व्यास कितना है, उसमें क्या संबंध है, तो बच्चों को वह अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए प्रयोगात्मक विधि सहायक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है अनुसंधान विधि का प्रयोग? गणित में, विज्ञान में, भूगोल में, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों ही जगह अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉक एंड टॉक पद्धति के नाम से किस विधि को जाना जाता है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो पीछे अभी बताया गया, व्याख्यान विधि को, प्रयोगशाला विधि को, आगमन विधि को या निगमन विधि को। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चॉक एंड टॉक पद्धति से व्याख्यान विधि को जाना जाता है। इसमें अध्यापक जो होते हैं वह किसी भी विषय वस्तु की व्याख्या करते हैं और छात्र मूक श्रोता या चुपचाप बैठकर उसे सुनते हैं, और जो भी उसमें कोई कठिन वर्ड आता है उसको अध्यापक चॉक के माध्यम से ब्लैक बोर्ड में लिखकर उसकी व्याख्या करते हैं, इसीलिए इसको चॉक एंड टॉक पद्धति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि या परियोजना विधि। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगशाला विधि में छात्र करके सीखते हैं, अधिक सक्रिय रहते हैं और इसमें नए नए तथ्यों की खोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी शिक्षण विधि है? किसी खेल का मैदान है, अगर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि या संश्लेषण विधि। तो खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो उपयोगी विधि होगी वह होगी क्रिया विधि। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कलांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है? क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि किस विधि के अंतर्गत ये निर्धारित किया जाता है कि जो पूरा अध्याय है उसमें जो शीर्षक हैं उन्हें किन किन दिनों को पढ़ाना है? आगमन विधि के अंतर्गत, खोज विधि के अंतर्गत, निगमन विधि के अंतर्गत, इकाई योजना विधि के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकाई योजना विधि के अंतर्गत ये निर्धारित किया जाता है कि कितने शीर्षक हैं उनको किन किन दिनों में पढ़ाना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।